स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और जो हमारी उपस्थिति है वही संदर्भ में हमने बताया था आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में है। और इससे पूर्व भी हमने आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की जो भी रिसर्च एंड एप्टीट्यूड टेस्ट था उस ICT थी, और इसके बाद हमने पीपल एंड एनवायरमेंट के जितने भी प्रश्न थे उसको एनालिटिकल वे में आपको बताया था, पैटर्नों से आपको अवगत कराया था। और इस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से 46 और 47 में प्रश्नों का क्या स्थिति रही है, और उसके बाद 50 में क्या परिवर्तन दृष्टिगत हुई है, किस यूनिट के प्रश्नों पर आयोग ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट 5। इस संदर्भ में यूनिट 5 के संदर्भ में भी हमने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट के बाद, करंट अफेयर्स के बाद अगर किसी यूनिट सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो यूनिट 5 से आते हैं, और कई बार तो प्रश्नों की संख्या 10 के लगभग भी हो गई है, ऐसा दृष्टिगत हुआ है। उस संदर्भ में प्रश्न ज़्यादा थे। हमने आपको पार्ट 1 अपलोड किया था 46 और 47 के संदर्भ में, और यहाँ पर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के संदर्भ में, जिसमें कि शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 6 चरणों में एग्जाम हुआ था, एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, और उसमें ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन आए थे 6 शिफ्टों में। तो ऑलमोस्ट हो गया, आप एवरेज 5 प्रश्न का आप ले के चल सकते हैं, कभी किसी में 6, किसी में 7, किसी में 4, इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। आइए उससे देखते हैं और समझते हैं और पैटर्न से अवगत होते हैं, और उसके बाद हम आपको यूनिट 6 के और यूनिट फर्स्ट के प्रश्नों से अवगत कराएंगे। और हमारी जो तैयारी है वो तो चल ही रही है। मैंने बताया था आपसे कि आप उस दिशा में प्रयासरत रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट 50 शिफ्ट फर्स्ट 2021, एग्जाम डेट 30 अक्टूबर 2021। यहाँ प्रश्न देखिए, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह मिस्ट्रल होगा। मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो स्पेन और फ्रांस के बीच से प्रवाहित होती है, उत्तरी पश्चिमी भाग से भूमध्य सागर के ऊपर। अब प्रश्न ए इसका आंसर मिल गया, लेकिन यह जानना है कि आयोग ने इस प्रश्न का चयन किस आधार पर किया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपके सिलेबस का हिस्सा है, सोलर सिस्टम आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद यह प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यह एक सीजनल विंड है, जिस तरह से भारत में सीजनल विंड्स प्रवाहित होती है, जिस तरह से मानसून सीजनल विंड है, जिस तरह से चेरी ब्लॉज में जिस तरह से लू है, काल बैसाखी है, मैंगो शावर है, उसी तरह से एक स्थानीय हवा है, जैसा कि मैंने आपसे, जिसमें चिनूक देखिए, यह भी अमेरिका की हवा है। ये इस तरह से मेरा तात्पर्य यह है कि आयोग ने किस आधार पर इस प्रश्न को चयन किया, और इसमें क्या यह डेप्थ ऑफ ज्योग्राफी का प्रश्न है, और इससे कोई एक सामान्य ज्ञान की किसी अभ्यर्थी से क्या आशा की जा सकती है। लेकिन यह भूमिका निभाया और इससे प्रश्नों का चयन हुआ, इसने नंबर मिले, लोगों का चयन हुआ। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा तैयारी के दौरान कि जीके की जो भूमिका है अबूझ पहेली है, आयोग के प्रश्नों का चयन भी अबूझ पहेली है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, निम्न से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? 4 प्रश्न। मैं आपसे बता दूं कि कर्क रेखा पर आयोग की विशेष मेहरबानी रही है। कई बार प्रश्नों का चयन कर्क रेखा से किया गया है। कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है, आप इससे पूर्व भी देख चुके होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह मणिपुर होगा, क्योंकि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा के बीच से तो यह गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आप अवगत होंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा को कहा जाता है। आगे भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो इसका है उसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दृष्टि करते हैं, उस समय के अनुसार इसका जो प्रश्न था वह हरियाणा था, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो गया। छोटे राज्यों में गोवा सबसे ज़्यादा। हाँ, जो सेक्स रेशियो की बात है 8:7:9 अभी भी हरियाणा का सबसे कम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? तो दोस्तों पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की जो परत है वह आपका एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ट्रोपोस्फियर आसान सा प्रश्न है, और कई बार ट्रोपोस्फियर से प्रश्न आए हैं। मध्यमंडल का की ऊंचाई कितनी है, ओजोन मंडल कितने में पाया जाता है, ओजोन पराबैंगनी किरणें जो प्रभावित करती हैं वो उसकी सीमा रेखा क्या है, समताप मंडल की सीमा रेखा क्या है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। वायुमंडल को अपनी स्टडी को फोकस रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यह देखिए, यह एडवर्टाइजमेंट 50 शिफ्ट 2 उसी दिन जो परीक्षा संपन्न हुई थी 30 अक्टूबर को, और इसमें 4 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर देखते हैं कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे, यह डेप्थ ऑफ आपका हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडिया का कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिलेबस का हिस्सा भी है। और 8 विवाह की बात करी जाती है। आप जानते हैं भारतीय जो प्राचीन परंपराओं में 8 विवाह की बात करी गई है। मनु
इस संदर्भ में बातें की जाती हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह की बात करी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, नेशनल मूवमेंट्स है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से करी थी? दोस्तों आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह बात करी थी। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सारी बातें गौण हो जाती हैं। इसके बाद एक बात और भी जान लीजिएगा कि एक स्टेटमेंट और भी अपने ध्यान में रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू ने दांडी मार्च को श्री रामचंद्र की लंका की ऐतिहासिक यात्रा की तरह कहा था। यह भी स्टेटमेंट आपको भविष्य में आ सकता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस सही जवाब भी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ये मिनरल्स से है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसको मान सकते हैं, मिनरल्स मान सकते हैं। निम्न में कौन सा तत्व मोनोजाइट, जिसमें मोनोजाइट रेत पाया जाता है? इसका जो जवाब होगा वह थोरियम होगा। केरल के तटों पर मोनोजाइट रेत मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर किस नई राइफल के प्रयोग करने का निर्णय किया गया था? उसका क्या नाम था? दोस्तों आसान प्रश्न है, इसको प्रश्न को देखते ही आपको मंगल पांडे का नाम आ जाएगा, बैरकपुर का नाम आ जाएगा। इनफील्ड राइफल की बात आते ही आपको कारतूस याद आ जाएगा, जिसमें वो चर्बी का प्रयोग किया जाता। कहाँ मान्यता थी या ऐसा कहा जाता था कि इस गाय और सुअर, जिसको हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावनाओं से जोड़ा गया था, और इस राइफल और उस गोली ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उस कारतूस ने 1857 की क्रांति की आग को भड़काने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कि शासक के शासनकाल में राग दर्पण को फारसी में अनुवाद हुआ था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक इसका सही जवाब है। बी के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स during the British rule? Ramesh Chandra Dutt is the right answer of this question. Now move to the question number 11 and this also related to geography. अब यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी में चट्टान की बात करते हैं, या जियोमॉर्फोलॉजी की बात हो गई, यह जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी की बात होगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपके सिलेबस का हिस्सा है। बहरहाल इसका जो आंसर, यह भी एक अबूझ पहेली है आयोग के द्वारा प्रश्न को चयन करने का। इसका जो सही जवाब होगा वह मैग्मा होगा। हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। और हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट 51st एग्जाम डेट 13 नवंबर 2021। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? यद्यपि कन्फ्यूजन था, कहीं 7 और कहीं 8 की बात की जाएगी। यद्यपि ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा हिस्सा रखती है, आप अवगत होंगे। और कई बार रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी से भी प्रश्न आते रहे हैं। बहरहाल यहाँ आप देखिए, आ गए हम हिस्ट्री के पार्ट की तरफ। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? यह सरदारों का एक समूह हुआ करता है मिसल, जिसमें शुकरचर्या मिसल। सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? दोस्तों मार्ले और मिंटो उस समय वायसराय थे, मार्ले सचिव थे। और 1909 इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में बता दें कि भारत के विभाजन की आधारशिला जो तय हुई थी, जो सांप्रदायिकता की जो बीज बोई गई थी, जो धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, यह मार्ले मिंटो के द्वारा ही शुरुआत की गई थी 1909। इसको लेकर के इसने बहुत सारे बदलाव कर दिए भारत में। तो 1909। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? दोस्तों दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जिसको कि आप जानते हैं वेलेंटाइन सेरोल ने भारतीय शांति का जनक भी कहा था। और इनका एक जो स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, इसको अपने जहन में रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकों से प्रश्न आते रहे हैं। इससे पूर्व भी आपने देखा था इकोनॉमी से प्रश्न जो थे, वो भी जो ब्रिटिश काल में जो पुस्तक लिखी गई थी। और यहाँ पर द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक में से कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः जो है आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है, हिल्स से है। और यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम में
कौन सा है? ये सारे पहाड़ हैं जो कि जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, अगर आप भारतीय मानचित्र का अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, और बाद में नागा, या नॉर्थ ईस्ट में जो उसको कि नागालैंड को स्कॉटलैंड भी, पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बहरहाल आप सी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और हम आ गए, आप देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 56 टू 13 नवंबर, यह सेकंड शिफ्ट था। और इसमें किसने कहा है कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारत की स्वतंत्रता। किसने कहा था? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यह एक डिस्प्यूट हुआ था जब असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के बातों से को अस्वीकार करते हुए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पर चित्तरंजन दास जी ने अपनी बातें कही थी कि कांग्रेस से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। चित्तरंजन दास इसका सही जवाब होगा। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और इन सारे प्रश्नों से हम अवगत होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, प्रश्नों से अवगत होते रहिए, और किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप करके मेरी टेस्ट सीरीज, मेरे प्रैक्टिस सेट, मेरे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, मेरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। किसने तत्कालिक स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना था? दोस्तों यहाँ पर देखिए, उस समय असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस की स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई थी और उस समय स्वराज पार्टी ब्रिटिश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही थी। उस संदर्भ में एक ब्रिटिशर्स ने, ब्रैकेनहेड ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इस तरह के प्रश्नों के ट्रेंड को देखिएगा, आयोग चयनित करता रहा है। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? यह प्रश्न भी देखिए अपने आप में देखिए, कभी मैग्मा पूछ रहे हैं, कभी कायांतरित सेल पूछ रहे हैं, कभी इग्नियस रॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, कभी रोन की घाटी में बने हुए हवाओं के बारे में पूछ रहे हैं। लगता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इनका सिलेबस का हिस्सा है या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, या किस तरह के प्रश्नों का चयन है, यह आपको देख के समझ के चलना होगा। बहरहाल इसका जो आंसर होगा वो बेसाल्ट होगा। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमी से सब आग्नेय चट्टान के रूप हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? दोस्तों 35% जो एवरेज होती है उसका पर पार्टिकल पर 1000 जो लवणता को मापते हैं पीपीटी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जहाँ वर्षा जब ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक मीठे जल का आगमन होगा, तो खारा जल कम होगा। यहाँ यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? बहुत जल्दी प्रश्नों को समाप्त कर रहा हूँ और इसके बाद 6 यूनिट के साथ मैं उपस्थित होऊंगा बहुत जल्दी, और आप पैटर्नों से अवगत होते रहिएगा। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन इसका जवाब होगा, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन इस संदर्भ में है क्योंकि 45,000 लाख वर्ष पूर्व जो इसके निर्माण काल की बात की जाती है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। अब देखिए हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के शिफ्ट फर्स्ट, एग्जाम डेट 28 नवंबर। निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? यहाँ पर पेरू में भी होता है, जाम्बिया में भी होता है, और यहाँ पर कह रहा है पोलैंड की बात कह रहा है और पुर्तगाल की बात कह रहा है। मैं बता दूं आपसे कि यहाँ पर जो पुर्तगाल है वह इसका सही होगा, क्योंकि पुर्तगाल में आपको तांबा खनिज नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्तनवासल की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में अवस्थित हैं? दोस्तों एक बात और, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि कर्क रेखा के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया। इस तरह से इनकी एक खास मेहरबानी कांचीपुरम के संदर्भ में भी है और यह तमिलनाडु के संदर्भ में भी है। और यहाँ भी यह भी सही है, यह कांचीपुरम से संबंधित ही प्रश्न है और तमिलनाडु में चित्तनवासल की ये गुफाएं मिलती हैं। सम्राट, यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को यह गलती से टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है और इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्रश्न आया था वो सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कांचीपुरम का शासक था? मैंने बताया भी कांचीपुरम पर खास मेहरबानी इनकी रही है। चित्तनवासल के भी गुफाओं को आपने देखा और यहाँ पर देख रहे हैं आप इसको, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त था। इस प्रश्न को आप रखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको समुद्रगुप्त को ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखिएगा कि उस समय कौन राजा था। इस तरह का प्रश्न भी आयोग चयनित कर रहा है। विष्णुगुप्त उस समय राजा था जब समुद्रगुप्त का शासन था। आगे बढ़ेंगे, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसनाले जंग की उपाधि किसे प्रदान करी गई थी? इसको आप देखिए, इस तरह का प्रश्न का चयन जो है उपाधियों से भी प्रश्न आते रहे हैं। एंटोनियो पॉलियर इसका सही जवाब है, जिससे कि शाह आलम सेकंड ने इनको अरसलान जंग की उपाधि
प्रदान करी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन की बात की गई है। अक्सर कॉफ़ी से पूछता है, यहाँ पर जूट, चाय, रबड़ और गन्ना की बात की गई। जूट की बात होगी पश्चिम बंगाल सामने आएगा, चाय की बात होगी असम सामने आएगा, रबड़ की बात होगी केरला सामने आएगा और गन्ना की बात होगी तो उत्तर प्रदेश सामने आएगा। अब आप इसको अपने स्तर पर मिला लीजिएगा, आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। बी इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अंतिम उसके तरफ हम आ गए हैं, जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। आपको इसमें इस संदर्भ में जो हमने आपसे बात करी थी गन्ना के संदर्भ में, आप इसको मिलाएंगे एक बार मिला करके देख लेते हैं। ए का 4 सही, इसमें ये दोस्तों एक गलत है, ये मैं जल्दीबाजी मैंने इसको कर दिया था, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मैं यहाँ मिला दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। जूट जो है पश्चिम बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ, चाय असम की बात मैं कर रहा हूँ, रबड़ को मैं ले जा रहा हूँ केरल की तरफ और गन्ना उत्तर प्रदेश सही है। इसको मिला लीजिएगा, यहाँ पर ये सही नहीं मिल पाया है, आप मिला लीजिएगा इसको। और हम आगे बढ़ते हैं। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों ये जो लीलावती है गणित की बेसिक बुक थी प्राचीन समय की, इसका अनुवाद फैजी ने किया था और यह अबुल फजल के संरक्षण में करी गई थी। इसको अपने जहन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित कौन थे? इससे पूर्व भी आपने देखा था सुभाष चंद्र बोस की बुक आई थी, उससे पूर्व रमेश दत्त की बुक आई थी और यहाँ पर अनहैप्पी इंडिया कोई पूछ रहा है। लाला लाजपत राय जी की यह पुस्तक है। लाला लाजपत राय आप अवगत होंगे, उनके स्टेटमेंट अक्सर आते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक कील जो है अंग्रेजों, एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, इससे ही प्रश्न आता रहा है। निम्न में से कौन काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। वेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग की बातें करी गई है। इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद और वेदांग लास्ट में आता है। लिहाजा जो इसका आंसर होगा वह यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं उसमें बी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अब देखिए जियोग्राफिया जो है ज्योग्राफी संबंधित बुक थी, या प्राचीन जो राइटर थे टालमी, उन्होंने इसको लिखा था। और इसको आयोग ने किस आधार पर चयन किया है? अब ये आयोग जाने कि इस प्रश्न को सिलेबस, किस सिलेबस का वह हिस्सा माना है और कैसे चयन किया है। कुछ मैंने बताया था कि 46-47 की बात कुछ और थी और 50 में जो प्रश्नों का चयन है वह कुछ अलग अंदाज में आयोग ने किया है, लेकिन भूमिका तो है। आगे बढ़ते हैं और यह देखिए अंतिम प्रश्न है यूनिट 5 का, जो दो पार्ट में हमने आपको अवगत कराया। इनमें कौन क्रांतिकारी सिल्क षड्यंत्र से संबंधित था? उस समय अंग्रेजों को खिलाफ अफगानिस्तान और टर्की के शासकों से संबंध स्थापित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाने की बात की गई थी और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने जो सिल्क पे पत्र लिखा था उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। यह सिल्क षड्यंत्र की बात उसी संदर्भ में करी जाती है। इसी के साथ यह यूनिट 5 के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। दोस्तों एक बार पुनः कहूँगा कि किसी भी स्तर पर आपको ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज या हमसे जुड़ने की, आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपके स्वर्णिम और सुखद भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।